एक समय की बात है। एक लड़का था, उसका नाम था अर्जुन। कॉलेज से निकला था, डिग्री हाथ में थी, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या? ना नौकरी है, ना कोई खास स्किल। हर इंटरव्यू में वही जवाब, आप में एक्सपीरियंस की कमी है। अर्जुन सोचने लगा, क्या अब आगे बढ़ने के लिए उसे फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा या कोई महंगी कोचिंग करनी पड़ेगी? तभी अर्जुन इंटरनेट पर सर्च करता है फास्टेस्ट वे टू लर्न स्किल्स, और तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ती है, यूल्ट्रा लर्निंग बाय स्कॉट यंग। उसी पल अर्जुन को मिला एक नया रास्ता। ये कोई जादू नहीं था, न ही कोई शॉर्टकट। ये था एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी भी स्किल को बिना कॉलेज जाए, बिना लाखों खर्च किए खुद ही सीख सकते हैं, और वो भी तेजी से, गहराई से और प्रैक्टिकल तरीके से। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। अगर आप भी कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, कोडिंग, डिजाइन, एमबीए लेवल नॉलेज या कोई भी हार्ड स्किल, तो अल्ट्रा लर्निंग आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सीखने का तरीका ही बदल देगी। अल्ट्रा लर्निंग बाय स्कॉट एच यंग द्वारा लिखी गई ये किताब बताती है कि कैसे आप किसी भी स्किल को खुद से, तेजी से और मास्टरी लेवल तक सीख सकते हैं, बिना किसी फॉर्मल सिस्टम के। इस समरी में हम जानेंगे इस किताब के सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और वो स्ट्रैटेजीज जो आपको भी बना सकती हैं एक अल्ट्रा लर्नर। तो आप रेडी हैं इस माइंड ओपनिंग सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। स्कॉट यंग एक लेखक और बिजनेस ओनर है। साल 2012 में उन्होंने एक खास एजुकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने खुद से कोडिंग सीखने का फैसला किया और सिर्फ एक साल में ये कर दिखाया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के 4 साल बाद होने वाले फाइनल एग्जाम भी पास कर लिए। स्कॉट ने यह सब ऑनलाइन मौजूद फ्री कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स और खुद से बनाई गई स्टडी एक्टिविटीज और प्रैक्टिस के जरिए सीखा। उनके इस लर्निंग मेथड पर दिया गया टेडेक्स टॉक 5 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। अपनी लर्निंग टेक्निक को और बेहतर बनाने के लिए स्कॉट ने सिर्फ 12 महीने में 4 नई भाषाएं भी सीख ली। वे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा और मॉन्टपेलियर बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हैं। अल्ट्रा लर्नर्स वो लोग होते हैं जो बहुत कम समय में नई स्किल्स या ज्ञान को हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोग सीखने में न सिर्फ तेज होते हैं, बल्कि उनका तरीका भी काफ़ी एग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक होता है। चलिए इसे एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। एरिक बैरोन। वो पहले एक थिएटर में उशर की नौकरी करते थे। IT की पढ़ाई हाल ही में पूरी की थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वो खुद का कंप्यूटर गेम बनाएंगे। जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के पास करोड़ों का बजट था, वहीं एरिक अकेले थे। उन्होंने अगले 5 साल तक लगातार ट्राई एंड एरर मेथड से अपने गेम को सुधारते रहे। आखिरकार उन्होंने स्टारड्यू वैली नाम का गेम लॉन्च किया, और बस उसी साल 2016 में इस गेम की 3 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक गई। इतनी जबरदस्त सफलता ने उन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में पहुंचा दिया। इससे हमें यह समझ में आता है कि अल्ट्रा लर्निंग की ताकत से कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशनल करियर में बाकी सबसे आगे निकल सकता है। सीखने की बेहतरीन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, अल्ट्रा लर्निंग की पहली सीढ़ी। जब भी आप अल्ट्रा लर्निंग की शुरुआत करें तो सबसे पहले मेटा लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। मेटा लर्निंग का मतलब होता है सीखने का तरीका सीखना। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप ये समझते हैं कि कैसे सबसे असरदार तरीके से सीखा जा सकता है। मेटा लर्निंग की शुरुआत कैसे करें? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसकी जानकारी की स्ट्रक्चर को पहले समझें। मतलब ये कि आप बेतरतीब जानकारी इकट्ठा करने की बजाय सोच समझकर एक सही दिशा में सीखना शुरू करें। मेटा लर्निंग का मकसद है बड़ी तस्वीर को देखना, यानी पहले यह जानना कि क्या क्या सीखना है, किस क्रम में सीखना है और किस तरीके से सीखना सबसे असरदार रहेगा। स्कॉट यंग इसके लिए 3 जरूरी अप्रोच बताते हैं, जिनसे आप अपने लिए एक ऑप्टिमल लर्निंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 8 मेटा लर्निंग मैप बनाएं। स्कॉट यंग सबसे पहले सलाह देते हैं कि आप एक मेटा लर्निंग मैप तैयार करें। इस मैप में आपको अपने विषय को 3 हिस्सों में बांटना होता है: कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स और प्रोसीजर। कॉन्सेप्ट्स वो चीजें हैं जिन्हें आपको समझना है। फैक्ट्स वो जानकारी है जिसे आपको याद रखना है। प्रोसीजर वो काम है जिन्हें आपको करना है या प्रैक्टिस करनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्किल में ये तीनों हिस्से जरूरी नहीं होते।
जैसे कि बास्केटबॉल का शॉट सीखने में ज़्यादातर ध्यान प्रोसीजर पर देना होता है, न कि फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स पर। जब आप यह तीनों हिस्सों में अपनी स्किल को बांट लें, तो आपको यह तय करना चाहिए कि इन तीनों में से आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा कौन सा है और उसी पर ज़्यादा फोकस करें। 8, मैप की मदद से चैलेंजेस को पहचानें। मेटा लर्निंग मैप तैयार करने के बाद अगला कदम यह है कि आप यह समझें कि सीखने के दौरान आपको किन हिस्सों में मुश्किलें आ सकती हैं। जब आप इन चैलेंजेस की पहचान कर लें, तो सोचें कि इन्हें कैसे पार किया जा सकता है। इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए आप कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बहुत सारी जानकारी याद रखनी है, तो स्पेस्ड रेपिटिशन जैसी तकनीकें बहुत असरदार साबित हो सकती हैं। 2, यह तय करना कि आप कैसे सीखेंगे। यह समझने का सबसे अच्छा तरीका कि आपको कोई स्किल कैसे सीखनी है, यह है कि आप उन लोगों को रिसर्च करें जिन्होंने पहले से वही या मिलती जुलती स्किल सीखी है। उनका तरीका आपके लिए एक बेंचमार्क यानी आधार बन सकता है। आप उनके सीखे हुए तरीकों और तकनीकों को फॉलो कर सकते हैं और उसमें अपनी ज़रूरत और स्टाइल के हिसाब से थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। इस तरह आप सीखने की अपनी खुद की रणनीति बना सकते हैं। 3, अपना ध्यान एक दिशा में केंद्रित करें। स्कॉट यंग ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को चाकू तेज करना कहकर समझाते हैं। यानी जैसे चाकू को धारदार बनाना जरूरी है, वैसे ही अपने फोकस को साफ और मजबूत बनाना जरूरी है। आज के समय में ध्यान केंद्रित करने का सबसे असरदार तरीका है डिजिटल ध्यान भटकाव को हटाना। जैसे कि अपने मोबाइल पर ईमेल या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद कर दें और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिना रुके देखना बंद कर दें। ध्यान केंद्रित करने की सबसे पहली चुनौती होती है फोकस की शुरुआत करना। लेखक एक आसान तरीका बताते हैं। अपने दिमाग को थोड़ा सा धोखा दें। एक छोटा सा टाइमर सेट करें, मान लीजिए 3 मिनट का, और खुद से वादा करें कि आप सिर्फ 3 मिनट ही काम करेंगे, फिर चाहें तो रुक सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इन 3 मिनटों में आपका मोमेंटम बन जाता है और आप रुकते नहीं। पोमोडोरो टेक्निक इस समय निर्धारण विधि की सबसे लोकप्रिय तकनीक है। इसमें आप 20 मिनट का टाइमर सेट करते हैं और पूरी तरह फोकस होकर काम करते हैं। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर से 20 मिनट का टाइमर सेट करें और दोहराएं। फोकस बनाए रखना और ऑटो पायलट से बचना। जब आप फोकस करना सीख जाते हैं, अगला कदम होता है उसे बनाए रखना। काम करते करते कई बार हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं, यानी शरीर काम कर रहा है लेकिन दिमाग कहीं और है। यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में आपका फोकस टूट चुका होता है। इसका हल है इंटरलीविंग। इंटरलीविंग का मतलब है किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सेशंस में बांटना और उन्हें नियमित अंतराल पर करना। इससे दिमाग एक्टिव बना रहता है और फोकस बना रहता है। अपने फोकस एंड मेंटल एनर्जी का ओवरव्यू करें। अंत में आपको यह समझना होगा कि आपकी मेंटल एनर्जी और अटेंशन लेवल किस स्थिति में है। अगर आप बहुत तीव्र और केंद्रित महसूस कर रहे हैं, तो कोई दोहराने वाला रिपीटेटिव टास्क करें। लेकिन अगर आप शांत और रचनात्मक महसूस कर रहे हैं, तो कोई क्रिएटिव टास्क करें। आपका फोकस जितना स्पष्ट होगा, आपकी लर्निंग उतनी ही गहरी और असरदार होगी। सीखने से आपकी यात्रा सीधी और तेज बनती है। हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें आम तौर पर एक इनडायरेक्ट रास्ते से सिखाती है, जैसे कि हम क्लासरूम में फ्रेंच सीखते हैं, न कि फ्रांस जाकर किसी फ्रेंच व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं। यही वजह है कि जब असली जिंदगी में हमें फ्रेंच बोलनी पड़ती है, तो हम अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। स्कॉट यंग सलाह देते हैं कि सीखने और असल दुनिया में उसका इस्तेमाल करने के बीच का रास्ता जितना सीधा होगा, आपकी स्किल उतनी ही असरदार होगी। इस डायरेक्टनेस को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है, यानी आप जो सीख रहे हैं उसी से जुड़े असली माहौल में उसे लागू भी करें। इससे आपको स्किल ट्रांसफर करने की झंझट नहीं झेलनी पड़ती। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है इमर्सिव लर्निंग। जैसे कोई फ्रेंच सीखने वाला छात्र अगर 1 साल फ्रांस में काम करे, तो वो फ्रेंच क्लास से ज़्यादा जल्दी और गहराई से सीख पाएगा। हालांकि लेखक मानते हैं कि कुछ स्किल्स जैसे प्लेन उड़ाना सीधे करके सीखना सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप उसके जैसे माहौल में जाकर सीख सकते हैं, जैसे फ्लाइट सिमुलेटर में ट्रेनिंग लेना।
डायरेक्ट देन ड्रिल, पहले सीधे सीखो फिर गहराई से अभ्यास करो। महान खिलाड़ी, बेहतरीन म्यूजिशियन और सफल अल्ट्रा लर्नर्स सभी एक चीज में माहिर होते हैं, टेक्निक को इतना निखारना कि वह उनकी ताकत बन जाए। स्कॉट यंग इसका नाम देते हैं डायरेक्ट देन ड्रिल अप्रोच। इसका मतलब है पहले सीधे स्किल पर काम करना शुरू करो, डायरेक्ट प्रैक्टिस, ताकि आपको यह समझ आ सके कि किन हिस्सों में आपको सुधार की ज़रूरत है। फिर उन हिस्सों पर ड्रिल यानी गहराई से टारगेटेड प्रैक्टिस करो, और फिर दोबारा डायरेक्ट प्रैक्टिस करो ताकि नए सुधार की ज़रूरत वाले हिस्से सामने आ सके। ड्रिल को बेहतर बनाने के लिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पर फोकस करें। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वह स्टेप होता है जो पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा समय और ध्यान मांगता है, और वही स्टेप आपको अगले लेवल तक पहुंचाने की चाबी भी होता है। इस स्टेप को पहचानने के बाद आप 3 तरीकों से काम कर सकते हैं। टाइम स्लाइसिंग, उस स्टेप को बाकी प्रक्रिया से अलग करें और तब तक दोहराएं जब तक परफेक्ट ना हो जाए। यह तभी संभव है जब वह स्टेप आसानी से अलग किया जा सके। कॉग्निटिव टाइम स्लाइसिंग, अगर स्टेप को अलग करना मुश्किल हो तो उस स्किल को कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में बांटें और हर हिस्से का अलग अभ्यास करें। कॉपी कैट मेथड, किसी ऐसे इंसान को फॉलो करें जो उस स्किल में मास्टर हो। उनकी तकनीकें, तरीका और सोचने का अंदाज कॉपी करें और धीरे धीरे उसमें अपनी पहचान जोड़ें। सीधा अभ्यास करें फिर गहराई में उतरें, यही है मास्टरी की असली कुंजी। टेस्टिंग से रिट्रीवल पावर बढ़ाएं। किसी भी स्किल को याद रखने और दोबारा निकालने, रिट्रीव की ताकत बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है खुद को टेस्ट करना। स्कॉट यंग इसके लिए 2 तरीके सुझाते हैं। अपने पुराने लर्निंग मटेरियल को रिव्यू करना, यानी जब आपने कोई टॉपिक पहली बार पढ़ा था उस समय का सारा मटेरियल दोबारा देखना। याद करने की कोशिश करना, रिकॉल टेक्निक, जो कि ज्यादा असरदार तरीका है। 2011 की प्योर्ड्यू यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि रिकॉल करना लॉन्ग टर्म मेमोरी को बहुत बेहतर बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ रिव्यू क्यों करते हैं? क्योंकि रिव्यू करना आसान लगता है। जब आप कुछ पढ़ा हुआ फिर से देखते हैं तो वह पहचाना लगता है और आप सोचते हैं कि आपने उसे सीख लिया है, लेकिन यह एक पैसिव लर्निंग है और आपकी समझ को धोखा देता है। इसके उलट रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर आपकी याददाश्त को मजबूत बनाता है। इसे कहा जाता है डिजायरेबल डिफिकल्टी। रिट्रीवल को बेहतर बनाने के कुछ आसान तरीके, खुद को टेस्ट करें या खुद से यह लिखवाएं कि आपको क्या क्या याद है। जितना याद आ सके बिना देखे लिखिए। पढ़ते समय नोट्स लेने से बचें। इसकी जगह ऐसे सवाल बनाइए जो आपकी मेमोरी से जवाब निकलवाएं। खुद के लिए एक ऐसा टास्क सेट करें जो पूरे टॉपिक की समझ को परखे, जैसे कोई प्रोजेक्ट, क्विज या किसी को समझा कर देखना। सीखने में असली ताकत तब आती है जब आप उसे दोहरा सकते हैं बिना देखे, अपने दिमाग से। आउटकम, इंफॉर्मेशनल और करेक्टिव फीडबैक, भले ही आप किसी फील्ड में अच्छा कर रहे हो, फिर भी फीडबैक को स्वीकार करना जरूरी है ताकि आप लगातार प्रगति और सुधार कर सकें। लगभग सभी प्रकार का फीडबैक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ फीडबैक अधिक मददगार होते हैं। स्कॉट यंग 3 प्रकार के फीडबैक की चर्चा करते हैं। आउटकम फीडबैक, यह फीडबैक का सबसे बुनियादी रूप है, जिसमें यह जांचा जाता है कि आपने अपनी इच्छित सफलता या परिणाम तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है या नहीं। यह फीडबैक प्रोत्साहक हो सकता है, लेकिन यह अक्सर सुधार के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं देता। फीडबैक, यह फीडबैक विशेष रूप से उन क्षेत्रों को उजागर करता है जहां सुधार की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करते समय गलतियों को पहचानता है। उदाहरण के लिए, जब आपके भाषण के दौरान कोई दर्शक उठकर चला जाए तो यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशनल फीडबैक हो सकता है। करेक्टिव फीडबैक, यह फीडबैक सबसे प्रभावी प्रकार का होता है। इसमें आपको यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि आप कहां गलत कर रहे हैं और आगे से इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जब आप फीडबैक प्राप्त करें तो सभी फीडबैक स्वीकार करें, लेकिन हमेशा करेक्टिव फीडबैक को प्राथमिकता दें। इसके बाद इंफॉर्मेशनल फीडबैक और फिर आउटकम फीडबैक को महत्व दें। जानकारी को इकट्ठा करने से बचें।
यंग हमें यह दिखाते हैं कि जानकारी को याद रखने की क्षमता कितनी प्रभावी हो सकती है। 2015 में नाइजल रिचर्ड्स ने वर्ल्ड फ्रेंच स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। हैरान करने वाली बात यह है कि वह फ्रेंच नहीं बोलते थे। स्क्रैबल द्वारा मंजूरी प्राप्त 3,66,000 फ्रेंच शब्दों के बावजूद रिचर्ड्स इन शब्दों को याद करके जीत गए। यह एक आदर्श उदाहरण है अल्ट्रा लर्निंग का। काफी प्रभावी बनने के लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक ही बार में सब कुछ याद कर लें। इसके बजाय इकट्ठा करने से बचें और अपने याद करने के सत्रों को फैलाएं ताकि आप जानकारी को लंबे समय तक याद रख सकें। इसलिए हफ्ते में कुछ दिन समय निकालें और जानकारी को याद करें। स्पेस्ड रिपीटिशन शायद जानकारी सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों का परीक्षण रैंडम तरीके से करें। यदि आप किसी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं तो आप उसे अपनी पुनरावृत्ति योजना में आगे कर सकते हैं। दूसरी ओर, जिस टॉपिक में आपको मुश्किल हो रही है उसे जल्द ही फिर से पढ़ें। जब आप मुश्किल जानकारी को याद करने की कोशिश करेंगे तो यह लंबी अवधि के लिए मजबूत यादें बनाएगा। नॉलेज एनलाइवन्स इंट्यूशन करता है। किसी विषय की गहरी समझ होने से आप कनेक्शनों और पैटर्न से भरे हुए इंट्यूशन का विकास कर सकते हैं। अगर आप किसी विषय के ज्ञान को तेजी से बढ़ा सकते हैं तो आप अपने इंट्यूशन के माध्यम से अत्यधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। यंग हमें ज्ञान प्राप्त करने के कुछ तरीके बताते हैं जो अंतर्ज्ञान को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। मूर्खतापूर्ण सवाल पूछें, क्योंकि ये सवाल आपको उस मजबूत नींव को बनाने में मदद करेंगे जो अंतर्ज्ञान विकसित करने के लिए आवश्यक है। अपने आप को चुनौतीपूर्ण अध्ययन अनुभवों में डालें जो विषय की गहरी समझ तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी भी चुनौतियों से भागे नहीं या शॉर्टकट ना अपनाएं। हमेशा समस्या का विस्तार से समाधान चुनें। जब चीजें मुश्किल हो तो हार मत माने, इसके बजाय एक संघर्ष टाइमर लागू करें। यानी अपने आप से कहें कि आपको चुनौतियों को एक निर्धारित समय तक हल करने की कोशिश करनी है। अंत में अपने विषय की समझ को विकसित करने की कोशिश करें। आपको ऐसा समझ विकसित करना चाहिए जो सामान्य अवधारणाओं और सिद्धांतों को प्रश्नों में डाल सके। एक्सपेरिमेंट वह है जो आपको एक जीनियस बनाता है। यंग इस अंतिम सिद्धांत के लिए विंसेंट वैन गॉग का उदाहरण देते हैं। वैन गॉग एक आर्ट स्कूल से ड्रॉप आउट थे और उन्हें लगातार एक साधारण पेंटर के रूप में वर्णित किया जाता था। आज वह दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने यह सफलता लगातार प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त की। उनका विशिष्ट कला शैली उनके शुरुआती वर्षों से काफी बदल गया था। वह तुरंत अपने अद्वितीय सौंदर्य शास्त्र तक नहीं पहुंचे। इसलिए यंग प्रयोग को अल्ट्रा लर्निंग का गुप्त घटक मानते हैं। आप प्रयोग करने के लिए जो पहला तरीका अपना सकते हैं वह है नकल करना और फिर सृजन करना। किसी और के काम की नकल करें और फिर इसका उपयोग अपनी खुद की विचारों को परखने के लिए करें। प्रयोग की दक्षता को बढ़ाने का एक तरीका है अपनी रचनात्मकता पर सीमाएं निर्धारित करना। कड़ी सीमाओं के भीतर काम करने से आपको एक ऐसा प्रक्रिया अपनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिसे आप सामान्यतः कभी नहीं अपनाते। अल्ट्रा लर्निंग का फाइनल समरी। अल्ट्रा लर्निंग आपके सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के कई तरीकों पर प्रकाश डालता है। इसका मुख्य विचार यह है कि आप ज्ञान प्राप्ति के छोटे छोटे सत्रों के माध्यम से एक मजबूत ज्ञान आधार विकसित करें। इसके बाद उपयोगी फीडबैक को स्वीकार करना और इम्प्रैक्टिकल फीडबैक को नकारना चाहिए। प्रयोग और इंट्यूशन के माध्यम से आप एक अत्यधिक प्रभावी सीखने वाले बन सकते हैं। तो इस बुक को पढ़कर अर्जुन ने जब अल्ट्रा लर्निंग की राह पकड़ी तो शुरुआत में मुश्किलें आईं, डिस्ट्रैक्शंस, डाउट्स और खुद पर भरोसे की कमी, लेकिन हर दिन, हर घंटे का वो इंटेंशनल लर्निंग आज उसे उस मुकाम पर ले आया है जहां उसके पास न सिर्फ स्किल्स हैं बल्कि वो कॉन्फिडेंस भी है जो हर इंटरव्यू में झलकता है। अर्जुन की तरह ही आप भी खुद को दोबारा गढ़ सकते हैं। आप भी अपना माइंडसेट, अपनी स्किल सेट और अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ एक फैसले की अल्ट्रा लर्निंग की दिशा में पहला कदम बढ़ाने की। अगर आपको ये समरी पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो आज खुद को स्टक महसूस कर रहा हो। कमेंट में बताएं कौन सी स्किल आप सीखना चाहते हैं अल्ट्रा लर्निंग स्ट्रैटेजी के साथ।
और हाँ, ऐसे ही इंस्पायरिंग और गेम चेंजिंग किताबों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नई किताब, एक नई कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, सीखना एक कला है और अब आप उसके कलाकार बन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और साथ ही आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।